हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर देखिए, लास्ट क्लास हमारा एक पेपर टू कॉमर्स का एक यूनिट खत्म हुआ था बैंकिंग का। आज हम लोग जो खत्म करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मैनेजमेंट। तो ये सारा दोनों जो है ना इसमें कवर करने वाले हैं। क्या 2023 का जो सारे शिफ्ट का क्वेश्चन है उसकी हम कंप्लीट आज क्या करने वाले क्वेश्चंस करने वाले। चलें सर ज्यादा देर ना करते हुए चलिए। देखिए ये सब क्या ना बूस्टअप है आपके लिए। क्या है ये बूस्टअप डोज है कि भाई 4 दिन बाद 10 दिन बाद एग्जाम है तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे और समझ जाएंगे अरे ये तो मैं ऐसे ही आता है नहीं जी। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं क्लास में। आइएगा जी। सर क्लास शुरू करने से पहले मुझे एक बात बता दीजिए कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ जो है ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है which one of the following consist, क्या कह रहा है, which one of the following consist of a physical working conditions, work schedule, incentives and the number of people with whom the employee would normally interact। बोल रहा भाई साहब कौन सा ऐसा कंडीशन है ना, कौन सा ऐसा फॉलोइंग में, नीचे दिया गया 4 चीजें, फॉलोइंग में कौन सा ऐसा चीज है जिसमें फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, वर्क शेड्यूल, इंसेंटिव, नंबर, भैया कितने पीपल काम करेंगे किसके अंदर, ये सारा चीज डिसाइड होता है। तो सर इसको बोलते हैं जॉब कॉन्टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, जॉब, नौकरी का संदर्भ कहा जाता है, जॉब कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अब सर अगर हम बात करें तो क्या है जॉब स्पेसिफिकेशन, क्या है जॉब आपका डिस्क्रिप्शन, क्या है जॉब प्रोफाइल। आइए हम नीचे इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करें जॉब प्रोफाइल की। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो वो क्या है, एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है जॉब का कि जॉब मेरा क्या होगा, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, क्वालिफिकेशन क्या होंगे, समटाइम्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब पर्पस की जॉब का पर्पस क्या होगा, है ना, ये सारा चीज कह रहा है। देख क्या कह रहा है, दिस इज ए ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए जॉब, एक जॉब का डिस्क्रिप्शन दैट टिपिकली इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड है जॉब का टाइटल, किस पोजीशन पे है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस क्या होगा, और समटाइम्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब पर्पस। ठीक है, एंड हाउ, और वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठता है, इसको बोलते हैं जॉब प्रोफाइल। अगर जॉब कंटेंट की बात करें तो ये स्पेसिफिक टास्क, ड्यूटीज है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी, एक जॉब की बात करता है। और जॉब कॉन्टेक्स्ट क्या है, वही सब फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, फिजिकल वर्किंग कंडीशन जिसमें हो, वर्क शेड्यूल हो, इंसेंटिव हो, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब हो, ये सारा चीज जॉब कॉन्टेक्स्ट की बात करता है। और अगर हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सर ये जॉब स्पेसिफिकेशन होता है जॉब होल्डर के लिए कि जॉब होल्डर में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स है, क्या उसका एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या उसमें गुण है, ये सारी चीजें बात करता है जॉब स्पेसिफिकेशन। इसके साथ एक और वर्ड यूज किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। सर जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जॉब प्रोफाइल की तरह एकदम, जिसमें जॉब के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन रहता है। और जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन मिलकर बनता है जॉब एनालिसिस। क्या बनता है, जॉब एनालिसिस। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आइए इसको पहले देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स एंड बिहेवियर डज नॉट कैरेक्टराइज कलेक्टिविज्म। सर कलेक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, एक साथ कोई भी चीज को लेना, है ना, चाहे डिसीजन हो चाहे कोई भी चीज एक साथ लेना, कलेक्टिविज्म वही हो गया। तो कह रहा है कि कौन सा कैरेक्टराइज नहीं करता है कलेक्टिविज्म को। रिलेशंस आर मॉरल नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल, इसमें कलेक्टिविज्म आएगा। रिलेशंस टेक प्रेसिडेंस ओवर टास्क, मतलब संबंधों के कार्यों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और थर्ड कह रहा है इंडिविजुअल ओपिनियंस आर इंडिपेंडेंस ऑफ कलेक्टिव ओपिनियंस। सर ऐसा है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल ओपिनियंस इंडिपेंडेंट नहीं होता है कभी भी कलेक्टिव ओपिनियंस का। कलेक्टिव ओपिनियंस जो होते हैं वो कलेक्टिव ओपिनियन ही होते हैं, मतलब एक साथ जो हमने डिसीजन लिया वो एक साथ लिया गया डिसीजन ही है, उसमें इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होता है और वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है। तो ये हो गया इसके थर्ड आंसर। क्या हो गया, थर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए सर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा हनीवेल इंक्स मूव फ्रॉम ए हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर टू अ मच फ्लैटर
एंड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर इज अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है भाई साहब एक स्ट्रक्चर है ना, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लैटर और टीम बेस्ड स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि लोग पार्ट अलग अलग करके अपने टीम के बेस पर काम करते हैं, और सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर में एक ही हेड और उसके नीचे सारा लोग काम करेंगे, याद रखिएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन ये देखिए आपके ऊपर दिया गया है, ये डिसेंट्रलाइज सोसाइटी है जहां पे एक टीम बना, 2 टीम 3 टीम बना और उसके अंदर काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, और ये किए। और ये सेंट्रलाइजेशन में देखिए एक यही है और उसके अंदर सारे लोग हैं। तो डिसेंट्रलाइज सोसाइटी क्या है सर? बेस्ट सोसाइटी है ना। चलिए नेक्स्ट चले, आइए सर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा था सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो एक स्टेज की बात कर रहा है कि जब मॉरल डेवलपमेंट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो वो कैसे होता है। देखिए हमारे पहले दादाजी आए, फिर पापा आए, फिर हम आए, तो भाई साहब पहले क्या हुआ होगा? पहले कोई प्री कन्वेंशनल टेक्निक होगी जो नॉर्मल नहीं होता होगा, एकदम अब नॉर्मल होगा, उसके बाद कन्वेंशनल होगा, उसके बाद प्रिंसिपल ओरिएंटेड होगा, है ना। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और प्रिंसिपल ओरिएंटेड, ये हो जाएगा जी इसका आंसर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? Which one of the following is invalid for the relationship among the agent, sub-agent और principals? एजेंट, सब एजेंट और प्रिंसिपल्स के बीच में रिलेशनशिप जो है वो इनवैलिड कौन सा हो जाएगा? देखिए क्या कह रहा है? सब एजेंट वर्क अंडर द कंट्रोल एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एजेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि सब एजेंट जो एजेंट के कंट्रोल में काम करता है और आपको उनके डायरेक्शन पे काम करता है। सब एजेंट इज द रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट ओनली, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या कह रहा है? प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट। तो सर ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में होता, तो ये आंसर गलत है, यानी कि इनवैलिड है। तो यही इसके लिए सही होगा। क्या होगा? यही इसके लिए सही होगा, थर्ड नंबर। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एक्ट एज ए सब एजेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो थर्ड नंबर क्या है? इनवैलिड है, थर्ड नंबर आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा। कह रहा है चैनल पावर इज द एबिलिटी टू अल्टर चैनल मेंबर्स। चैनल का पावर क्या है? कि वो अल्टर कर सके चैनल मेंबर्स की एबिलिटी को, बिहेवियर, so that they take actions they would not have taken otherwise. From the following channel powers list one which are the subjective in nature। तो बोल रहा है कुछ पावर दिए गए हैं, उनमें से कौन से सब्जेक्टिव नेचर के हैं उसको कंसीडर करिए। देखिए 5 तरीके के पावर दिए गए हैं: लीगल पावर, कोर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर, रिफरेंट पावर और रिवॉर्ड पावर। अगर मैं एक एक करके एक पावर समझाऊं तो लीगल पावर का मतलब होता है जब आपको कोई ना कोई पावर ऐसा दिया जाए, जैसे लीगल पावर के एसपी का पावर, सुपरिटेंडेंट का पावर, लीगल पावर है, उसको लीगल अथॉरिटी मिली है, तो वो हो गया लीगल पावर। जज लीगल पावर है उसके पास, ठीक है, इस तरह के पावर को लीगल पावर कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए कोर्सिव पावर ऐसा पावर होता है जो जबरदस्ती पावर मिल जाता है, ना फोर्सफुली पावर मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोर्सिव पावर। कोर्शन होता है ना, जहां जबरदस्ती कोई काम कराते हो, तो वो तो मतलब गुंडाई करके बोलते हैं उसको कुर्सी पावर। एक्सपर्ट पावर होता है जब आप किसी फील्ड में लगातार काम करते हैं और उसका आपको एक्सपर्टीज मिल जाता है और उसके बेस पर आपको पावर मिलता है, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट पावर। उसके बाद है रेफरेंट पावर। सर रेफरेंट पावर वो पावर होता है जिसे भगवान जिसको मांगने लगता है लोग, जिसको फॉलो करते हैं लोग, है ना, उसको बोलते हैं रेफरेंट पावर। जैसे अमिताभ बच्चन, है ना, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, फिल्मी सेलिब्रिटी हो, नेता हो, एजुकेशन हो, सबकी, खान सर एग्जाम्पल है। उसके बाद है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर वो पावर होता है जहां पे एक मैनेजर सामने वाले की, यानी कि जो एम्प्लॉय है, उसको रिवॉर्ड देने का जो पावर उसके हाथ में होता है उसको बोलते हैं रिवॉर्ड पावर। तो भाई साहब ये जो पूछा गया है ना कि ऐसा पावर बताइए जिसको हम अदरवाइज नहीं ले सकते, ऐसा पावर जिसके बिहेवियर को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो सर सबसे पहले लीगल पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्सिव पावर नहीं होगा, कोर्सिव पावर इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोर्सिव पावर मतलब गलत पावर होता है ना, तो ये नहीं होगा। एक्सपर्ट पावर होगा, रेफरेंट पावर होगा, रिवॉर्ड पावर भी गलत पावर होता है, एक तरह से गलत ही तरीके से ये दिया जाता है, तो बी और ई नहीं होगा, ए सी डी, यानी कि डी ए सी, आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। आइए मैं आपको एक एक पावर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं। देखो रेफरेंट पावर क्या है? बेस्ड ऑन फॉलोवर। किस पे बेस्ड है जी? फॉलोवर पे बेस्ड है। क्या है?
फॉलोअर पे बेस्ड है। आइडेंटिफिकेशन एंड लाइकिंग फॉर द लीडर, ठीक है, अ टीचर हु इज अडोर्ड बाय स्टूडेंट एज ए रेफरेंट पावर, ठीक है, जब एक टीचर को लोग अडोर करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, तो उसको रेफरेंट पावर कहा जाता है। एक्सपर्ट पावर बेस्ड ऑन फॉलोअर परसेप्शन ऑफ द लीडर्स कंपिटेंस, अ टूर गाइड इज अ हु इज नॉलेज अबाउट अ फॉरेन कंट्री हैज एक्सपर्ट पावर। तो टूरिस्ट प्लेस पर लोग जाते हैं, वहां पे गाइड होता है जो लगातार कई सालों से उसको उस चीज का एक्सपर्टीज होता है घुमाने का, तो वो क्या है, वो एक्सपर्ट पावर है। लेजिटिमेट पावर होता है एसोसिएटेड विद हैविंग स्टेटस और फॉर्मल जॉब अथॉरिटी, जिससे एक जज को पावर होता है वो सारा चीज करने का। रिवॉर्ड पावर डिराइव फ्रॉम द हैविंग कैपेसिटी टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू अदर्स, है ना, तो ऐसा कैपेसिटी जिसमें आप दूसरे को रिवॉर्ड दे सकते हैं, रिवॉर्ड पावर। उसके बाद है डिराइव फ्रॉम हैविंग कैपेसिटी टू पेनलाइज और पनिश अदर्स, तो सामने को पेनलाइज या पनिश करने का जो पावर है कोर्सिव पावर होता है। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए सर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा, आइए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड व्हाइल अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। जब आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं तो किसको कंसीडर करेंगे, तो सबसे पहले कंसीडर हम करेंगे कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर इस पर तो फिर आप क्या कर रहा है, पूछा सवाल क्या है, किसको आप कंसीडर करेंगे जब आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे। फिर ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट बैड, ये गलत बात है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क, अगर गोल से रिलेटेड कोई होगा या तो उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट सपोर्ट अ ग्रुप गोल को सपोर्ट नहीं करता तो इसको नहीं करेंगे कंसीडर। कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वर्क गेट डन, ये इसको हम कंसिडर करेंगे। तो ए सी और ई ये तीनों को कंसिडर करेंगे, यानी कि थर्ड नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए सर, आइए नेक्स्ट क्या है, क्या रहा है आपका कुड लेविन। सर क्या बात करता है कुड लेविन, सर कुड लेविन बात कर रहा है अनफ्रीज, मूव और रिफ्रीज, ये तीन चीजों की बात करता है। ये किसकी बात करता है, अनफ्रीज, ये मूविंग और रिफ्रीज, है ना। फ्रेड ई फेडलर, सर फ्रेड ई फेडलर जो है बात करता है पोजीशन पावर टास्क लीडर मेंबर रिलेशंस का, है ना। फेडलर का कंटीजेंसी थ्योरी बोलते हैं इसको। हेनरी फ्यूल क्या है, सर हेनरी फ्यूल के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ऑथोरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, यूनिट ऑफ कमांड और स्केलर चेन। और मैकलन का पाथ थ्योरी, पावर, अफिलिएशन और अचीवमेंट। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी कि सेकंड नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चले, आइए सर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखें सर, देखिए एक सेकेंड आप, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, एक असर्शन एक रीजन है। आइए देखते हैं, कह रहा है पर्सन विद हाई सेल्फ स्टीम आर लेस ससेप्टेबल टू द इन्फ्लुएंस, मोर कॉन्फिडेंट और अचीविंग गोल्स एंड मोर इफेक्टिव इन सोशल नेटवर्किंग। तो क्या बोल रहा है, उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों की प्रभावित होने की प्रवणता कम होती है, वे लक्ष्य प्राप्ति के प्रति अधिक आश्वस्त होते हैं, वे सामाजिक नेटवर्किंग में अधिक प्रभावी होते हैं। बिल्कुल सही बात, गलत क्या बोला इसमें, ठीक है। दूसरा, सेल्फ स्टीम मैनिफेस्ट इन द सेवरल बिहेवियर्स, पर्सन विद द हाई सेल्फ स्टीम टेंड टू रिपोर्ट फ्यूअर नेगेटिव इमोशंस देन द पर्सन विद द लो स्टीम। तो क्या कह रहा है, आत्मसम्मान अनेक व्यवहारों में अभिव्यक्त होता है, निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों की तुलना में उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों में नकारात्मक भाव कम होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो यही दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो बोथ ए और आर ट्रू है और आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है जी सर। चलिए अब 2023 जून कॉमर्स 1 शिफ्ट में क्या पूछा गया था इसकी बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट व्हेन एन एम्प्लॉय क्विट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो यार, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है ना कोई एम्प्लॉय, तो जो एम्प्लॉय का कॉस्ट होता है ना, वो क्या होता है, वो उसको जो हायर करने में कॉस्ट लग गया है ना, उसको ट्रेन करने में जो कॉस्ट लग गया, तो उसको बोलते हैं क्या सर, वही आपका हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट है, तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण दिए झूठ मूठ में हम और चल गया कहीं और, तो उसको बोलते हैं क्या, हायरिंग रिलेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट चलिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज।
क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल और क्षमताओं से संबंधित दक्षताएं हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, एनालिसिस होगा, है ना, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ये स्किल्स और कैपेबिलिटीज से रिलेटेड है। सर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठित करना, क्या बोलते हैं, संगठन, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं सर, हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी स्किल्स बेट है। ऑनरशिप ऑफ असाइनमेंट ये नहीं है। तो ए, सी और डी, क्या है, ए, सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान। स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान का डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो भैया क्या क्या हो सकता है, आइए। सेल्स वॉल्यूम एम्फेसाइज्ड ओवर प्रॉफिट, तो सर ये तो सही बात है, इसमें तो नहीं हो सकता डिसएडवांटेज। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में ओवरस्टॉक द कस्टमर, तो ये भी नहीं हो सकता है। लो मोटिवेशनल इंपैक्ट, हाँ ये हो सकता है, मतलब ये इसके लिए नहीं होगा, ये आंसर सही होगा। डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट रिटेन टॉप सेल्स परफॉर्मेंस, ये भी बात सही है। और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में फोकस ऑन प्रोडक्ट दैट रिक्वायर द लीस्ट एफर्ट टू सेल, तो सी डी ई, यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। ये देखो इसका एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चले, आइए सर, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये मोटिव दिया है ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस में, और कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। अगर हम अचीवमेंट की बात करें, अगर अचीवमेंट की बात करें तो ये बात करता है कंसर्न फॉर एक्सेलेंस की। अगर हम कंट्रोल की बात करें, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो ये बात करता है कंसर्न फॉर ऑर्डरनेस की। और एक्सटेंशन की बात करें तो कंसर्न फॉर अदर्स, और डिपेंडेंसी कंसर्न फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया एक का थर्ड, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी कि डी नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चले जी सर। कह रहा है सजेस्टेड बाय कॉलिंस अरेंज द फॉलोइंग लीडरशिप लेवल इन द सीक्वेंशियली हाई ऑर्डर। तो कॉलिंस का जो लीडरशिप का लेवल है, पहले इसको देख लेंगे तो ये आराम से बन जाएगा। आ जाओ देखो सर, 5 लेवल है। सबसे पहला लेवल है हाईली कैपेबल इंडिविजुअल, जहां पे आप प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन करते हैं तो टैलेंट, नॉलेज और स्किल्स के। दूसरा है कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर, ठीक है, ये क्या है, दे कंट्रीब्यूट द अचीवमेंट ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को। और तीसरा है कॉम्पिटेंट मैनेजर, चौथा है इफेक्टिव लीडर, और पांचवा है एग्जीक्यूटिव। अब देखो यही आएगा, सबसे पहले क्या, कैपेबल इंडिविजुअल, है ना। दूसरा क्या, आपका कंट्रीब्यूटिंग टीम लीडर, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहला क्या था जी, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर आएगा कॉम्पिटेंट मैनेजर, फिर आएगा इफेक्टिव लीडर, और लास्ट में एग्जीक्यूटिव, ठीक है, याद रखना। तो ये आ जाएगा CEADB, यही है ना। ये 5 लेवल है लीडरशिप के, दिया गया है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आइए आप देखें। कह रहा ब्लैक एंड मोंटे मॉडल है, मोल्टन लिखा हुआ है, ब्लैक एंड मोंटे मॉडल होता है, MOUNTEY, ब्लैक एंड मोंटे है। तो ये कह रहा है रिकॉग्नाइज 4 लीडरशिप स्टाइल, 4 लीडरशिप स्टाइल की बात करता है ये, ठीक है। वन ऑफ देम इज ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट स्टाइल, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट स्टाइल 1 वो है सर। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल जो बात करता है ना, ये सबसे पहले ब्लैक एंड मोंटे मॉडल बात करता है पीपल कंसर्न और प्रोडक्शन कंसर्न, कि लोगों के प्रति जो कंसर्न है वो ज्यादा है, या काम के प्रति कंसर्न ज्यादा है। तो अगर हम ऑटोक्रेटिक की बात करें तो वहां पे ना काम के प्रति ज्यादा कंसर्न है, और पीपल के प्रति नो कंसर्न है, याद रखिएगा क्या है। तो कंसर्न देमसेल्फ वेरी हाई, सर नहीं होगा। कंसर्न डिस्प्ले इन देयर एक्शन द हाईएस्ट पॉसिबल डेडिकेशन टू बोथ, नहीं सर, दोनों का डेडिकेशन बोथ नहीं है। आर कंसर्न है ना, तो इसके लिए क्या है, विद द डेवलपिंग एफिशिएंट ऑपरेशन। देखो ये पीपल के लिए नो कंसर्न है, और जो लोग हैं वर्क के लिए थोड़ा सा कंसर्न है। तो इस चार्ट को समझो, इस चार्ट में सब कुछ दिया गया है। ये देखो 4 है, पीपल का कंसर्न, टास्क का कंसर्न, लो से हाई जा रहा है, लो से हाई जा रहा है। अगर हम बात करें, ये देखो ये इसी की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो ये जो है लो पीपल और हाई टास्क है, क्या है, लो पीपल
हाई टास्क, इसी की बात कर रहा है ना। कार कंसर्न ओनली विद द डेवलपिंग एफिशिएंट ऑपरेशन हु हैव लिटिल और नो कंसर्न फॉर पीपल। तो देखो काम के लिए तो कंसर्न ज्यादा है, लेकिन लिटिल और नो कंसर्न फॉर पीपल, पीपल के लिए कंसर्न नहीं। तो देख लो, ये देखो पीपल का कंसर्न कुछ भी नहीं है ना, लेकिन जो टास्क का कंसर्न है वो क्या है, वो ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। टास्क वाले में हाई लेवल पे आ गया और पीपल वाले में एकदम लो लेवल पे है, नीचे। तो ये इसको बोलते हैं क्या सर, इसको बोलते हैं तीसरा। देखो उसके बाद 5-5 है, इसमें दोनों का बराबर है। इसमें हाई पीपल हाई टास्क है, इसमें हाई पीपल लो टास्क है, इसमें लो पीपल लो टास्क है। याद रखिएगा, प्लेक एंड मोंटो का मॉडल, लीडरशिप ग्रेड प्लान बोलते हैं इसको। आइए अब नेक्स्ट 16वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इज एक्नॉलेज, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट इज हिज मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट। सर मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नहीं सर ये नहीं है। आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज ही कंसीडर्ड एक्सीलेंट, नहीं सर। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी और टू इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट, ये भी नहीं। तो आंसर ये होगा हाउ टू रेज प्रोडक्टिविटी थ्रू द ग्रेटर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड पे फॉर वर्कर्स। तो इंडिविजुअल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए 4 प्रिंसिपल है ना आपके, 5 दिया बट है इसमें 4। साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी, नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअल, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए चलो नेक्स्ट चलें सर, आइए सर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, 5 स्टेप में है जी सर। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स और सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होता है। देख लो कहां पे है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल यहां है और यहां है, लेकिन सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, कहां है, यहां है और यहां नहीं है। तो आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये देखो 5 नीड है ना, सबसे पहले क्या सबसे फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर लव और बिलोंगिंग, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये 5 बात की है मास्लो ने कि 5 आपकी हायरार्की, नीड हायरार्की थ्योरी है कि सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल नीड्स तक पहुंचते हैं, फिर सेफ्टी की बात करते हैं, फिर प्यार मोहब्बत, फिर स्टीम, और तब जाके हम अपना हाईएस्ट पावर पहुंचते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां हम अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज द रियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 2 मैट्रिक्स स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं सर, 2 डायमेंशनल होता है। किसका फंक्शनल और प्रोजेक्ट। क्या होता है, फंक्शनल और प्रोजेक्ट। Can I which immense directly or 2-dimensional authority from the which of the 2 metric structure is created। so functional और प्रोजेक्ट, फंक्शनल काम के बेस पर जो करा हुआ है, प्रोजेक्ट लिमिटेड होता है, एक टाइम पर होगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। जैसे फंक्शनल और प्रोजेक्ट में ना दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जब काम करती है तो उसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, नितिन गडकरी ठीक है साहब, और जो ओवरब्रिज बनाती है वो लोग, तो ओवरब्रिज बनाने वाले तो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। प्रोजेक्ट लिया, काम खत्म, लेकिन नितिन गडकरी साहब का तो अपना डिपार्टमेंट है, वो काम करते रहते हैं। याद है जी सर, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए सर। कह रहा है while using a recruitment yield pyramid the managers are aware of which of the following while recruiting new hire। जब आप नया एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो ना, तो रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड होता है। क्या होता है, रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड। उसी पिरामिड के हिसाब से जो है हर कंपनी हायर करती है। सर पहले पिरामिड को देखें फिर आंसर्स करें। यस सर, देखिए जब इफेक्टिव रिक्रूटमेंट होगा तो रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड के हिसाब से करेंगे। नया हायर कर रहे हैं 50, ठीक है, ऑफर्स जब इनको देंगे तो 2:1 का रेशियो होगा। कैंडिडेट इंटरव्यू करेंगे 3:2 का रेशियो में होगा। कैंडिडेट इनवाइट करेंगे 4:3 में, और लीड्स जनरेट करेंगे तो 6 का रेशियो होगा। याद रखिएगा ये बात, यहां भी वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफिशियल लीड्स टू एक्चुअल हायर, तो 2:1 है ना। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है रेशियो प्लेस ऑफ पीपल कॉल इंटरव्यू, 12:1 नहीं गलत है। देखो इंटरव्यू का क्या था, ये देखो इंटरव्यू 3:2 था, तो 12:1 नहीं है। फिर रेशियो ऑफ मेल टू न्यू हायर 20:1, ये भी नहीं है। रेशियो ऑफ कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर इंटरव्यूज टू कैंडिडेट इंटरव्यू इज अबाउट 4:3, तो ये सही है। एंड द रेशियो ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू टू ऑफर 3:2, ये बात बिल्कुल सही है।
तो आंसर हो जाएगा ए, डी और ई, यानी कि पहला वाला। नेक्स्ट चलें, आ जाएं सर, आइए सर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस एज अडॉप्टेड बाय एंडरसन कंसल्टिंग। सर एंडरसन कंसल्टिंग के द्वारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या कर रहा है, सीक्वेंस में सही तरीके से सजाना है। देखें सर, आइए, तो इनके हिसाब से सबसे पहला क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन को एसेस करना, डायरेक्शन और करंट स्ट्रेटेजी को, है ना, स्पीड एट विच सनएफ रिजल्ट सी प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है एसेस करना अगेन, है ना, स्टडीज कल्चर डाइन रिक्वायर शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद डी, कोच इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस बिहेवियर अलॉन्ग विद कम्युनिकेशंस। उसके बाद ए, कोच एग्जीक्यूटिव टर्म्स और इंडिविजुअल लीडरशिप, एंड लास्ट में है सी। तो आ गया बी, डी, ए, सी, ठीक है जी। तो ये था आपका 20 क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं है, 20 क्वेश्चंस तो हलवा है। ये सब आप जब पढ़ रहे हो ना, तो रिवाइज करने के लिए मैं आपको टॉनिक दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, टॉनिक दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।